अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मनी एंड बैंकिंग के 24th लेक्चर में हो रही है। हमारा आज का लेक्चर बेसिकली पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की थी अबाउट द बैंकिंग इंडस्ट्री। इसलिए मैं ये चाहूंगी कि आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पिछला लेक्चर थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। तो हम ये कह रहे थे कि नॉर्मली जनरल टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, वो तो ये है कि जब भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की, तो सबसे पहले जो आइडिया जहन में आता है दैट इज ऑलवेज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमारा कमर्शियल बैंक जो है, जो सर्विसेज परफॉर्म करता है, देयर आर अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो के सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। यानी कि उसमें एक हम बात करते हैं पूलिंग दी रिसोर्सेज ऑफ द स्मॉल सेवर्स एंड देन एक्सटेंडिंग द लोन टू द बॉरोवर्स। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेस टू द पेमेंट सिस्टम्स एंड आल्सो द रिकॉर्ड कीपिंग, कि एज एंड व्हेन वी अंडरटेक एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, whether it is the withdrawal of funds or whether it relates to the depositing of the funds, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है अब बैंक बेसिकली मेंटेन्स। उसके बाद हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन में भी आर स्मॉलर सम्स ऑफ मनी पुट टुगेदर इनटू लार्ज पूल ऑफ फंड्स इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय अ बैंक और एनी डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन in a variety of opportunities. For example, making a loan to different borrowers and then investing in securities, different type of securities investments. तो ये सारी जो फंक्शंस हैं हमारा एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट परफॉर्म करता है और बैंक ऑफ कोर्स परफॉर्म्स ए सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास देयर इज सर्टेन अदर टाइप ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो सिमिलर लाइंस के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करना चाहें, ऑफ कोर्स ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट विल ऑलवेज कम आवर कमर्शियल बैंक्स। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास सेविंग्स इंस्टीट्यूशंस भी हैं। अब सेविंग इंस्टीट्यूशन जो है नॉर्मली दे फोकस ऑन द कंज्यूमर लोन्स, मॉर्टगेजेस स्पेशली। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट यूनियंस भी आ जाती हैं। नाउ दिस क्रेडिट यूनियंस मोस्टली आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेशन अमंग अ पर्टिकुलर क्लैन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, द वंस हु बिलोंग टू अ सेम सेक्ट और ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की थी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, सारे एम्प्लॉइज अपने अकाउंट्स उसमें खोलेंगे, लेकिन उन्हीं अकाउंट्स के अगेंस्ट दे हैव द एक्सेस टू द फंड्स फॉर द स्मॉलर साइज लोन्स। नॉर्मली वो कंज्यूमर लोन्स ही होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ कमर्शियल बैंक and other banking institutions? Now this difference basically comes from the composition of the loans or the types of the loans, क्योंकि basic function तो सबका वही है, they accept the deposit and they make a loan। लेकिन हमारे जो commercial banks हैं वो business and commercial loans में ज्यादा स्पेशलाइज करते हैं। Recently हमारे पास car loans and the house loans वो भी हमारे जो हैं commercial banks they have started extending। लेकिन जो हमारे सेविंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं नॉर्मली दे फोकस ऑन द लोन्स गिवन टू द इंडिविजुअल्स। उसके साथ जब हम बात करते हैं क्रेडिट यूनियंस की, तो वो स्मॉल साइज कंज्यूमर लोन्स के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद हमने बात शुरू की अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। नाउ द बैलेंस शीट फॉर एनी बिजनेस एंटिटी बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कि as on a particular date
एक बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय लुकिंग एट द टोटल एसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी। लेकिन उसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन भी हमारे पास मौजूद होती है, और वो इंफॉर्मेशन है कि हाउ दीज एसेट्स हैव बीन फाइनेंस्ड, क्या सोर्सेस थे फंड्स के। उसमें हमारे पास दो मेन सोर्सेस हैं, एक तो है लायबिलिटीज थ्रू टेकिंग लोन्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और दूसरा है हमारे पास ओनर्स कैपिटल। तो जब हम बैंक की बैलेंस शीट की बात करते हैं, वी आर डीलिंग विद द सेम कॉन्सेप्ट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड द नेट वर्थ और द कैपिटल। लेकिन there is a difference between the balance sheet of a typical bank and the balance sheet of a manufacturing concern. अब वो डिफरेंस क्या है कि जो लोन हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न लेती है that basically is reflected as a liability from the business point of view. लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जब वो लोन देते हैं, दैट लोन बेसिकली इज एन एसेट ऑफ द बैंक, क्योंकि दैट इज द मेजर एक्टिविटी अंडरटेकन बाय एनी कमर्शियल बैंक। उसके साथ साथ जब हम एसेट साइड की बात करते हैं, तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का जो कैश विद द बैंक है, डिपॉजिट्स हेल्ड विद द बैंक, रिप्रेजेंट्स द एसेट ऑफ a typical manufacturing firm। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कमर्शियल बैंक की कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो जो डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक रिसीव करता है, वो डिपॉजिट्स बेसिकली आर द लायबिलिटीज ऑफ द बैंक। विद दीज मेजर डिफरेंसेस वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द डिटेल ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। तो डिटेल में हमने सबसे पहले डिस्कशन जो है वो शुरू की अबाउट द एसेट साइड। एसेट साइड पे हमने ये कहा कि हमारे पास तीन मेजर आइटम्स आते हैं। एक है कैश। कैश आइटम्स, उन कैश आइटम्स में सबसे पहला जो हमारे पास अकाउंट है दैट इज फॉर द रिजर्व्स। अब रिजर्व्स के अंदर भी हमारे पास दो तीन तरह के रिजर्व्स थे। एक रिजर्व्स था जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजर्व है कि the central bank of any country performs the role of the regulator for the banking industry. So in order to regulate the banking industry, central bank formulates certain rules and regulations. So as per those rules and regulations, हमारे banks को certain amount of the deposits जो है, certain percentage of the deposits, banks को रखना पड़ता है as a required reserve or the legal reserve. उसके बाद ओवर एंड अबव अगर कोई बैंक रिजर्व रखता है, तो दैट इज नोन एज द एक्सेस रिजर्व। उसके अलावा एक और तरह के रिजर्व्स भी हैं हमारे, जिनको हम कहते हैं करस्पॉन्डेंट बैंक रिजर्व। अब इसका क्या सिनेरियो है कि सपोज देयर इज अ बैंक हैविंग नो ब्रांच इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंट्री, लेकिन देयर एग्जिस्ट अनदर बैंक, एक दूसरे बैंक की ब्रांच उस एरिया में एग्जिस्ट करती है। Now this bank having no branch in that area is going to open up an account or relationship with the bank जिसकी ब्रांच उस एरिया में मौजूद है। तो इन दोनों बैंक्स के रिलेशनशिप को हम कहेंगे करस्पॉन्डेंट बैंक रिलेशनशिप। अब ये बैंक जिसकी कोई ब्रांच नहीं है is going to keep a certain amount of reserve with the correspondent bank। तो हमारा एक थर्ड टाइप ऑफ रिजर्व हो गया जिसको हम कहते हैं करस्पॉन्डेंट बैंक रिजर्व। कैश आइटम्स के अंदर ही रिजर्व्स के बाद हम बात करते हैं द कैश आइटम्स इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन। अब इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सपोज वी रिसीव अ पेमेंट फ्रॉम आवर कस्टमर और वी रिसीव अ पेमेंट इन ल्यू ऑफ सर्टेन अर्निंग्स, वेजेस के ल्यू में या वट एवर, and the payment is in the form of a check।
written against another bank. अब हमारे पास उस बैंक के अंदर अगर अकाउंट नहीं है, we have an account with another bank, तो हम वो चेक जो है वो डिपॉजिट करेंगे अपने बैंक के अकाउंट में जहां पे हमारा अकाउंट है. That bank is going to send the check to the bank जिसके अगेंस्ट वो चेक लिखा गया है. ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड कि हमारा चेक हम डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक में और वो क्लियरेंस के लिए जाता है, फॉर द बैंक अगेंस्ट विच वो चेक जो है वो ड्रॉन है. तो क्या होगा इन द मीन टाइम कि वो टाइम जो कंज्यूम हो रहा है इन द कलेक्शन ऑफ द चेक, दैट इज नोन एज द कलेक्शन फ्लोट, और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे वंस वी रिसीव द चेक अंडर द कैश आइटम इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन. फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड हेड आ जाता है कैश आइटम्स के बाद, वो आता है सिक्योरिटीज का. अब सिक्योरिटीज में बैंक जो है वो इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट बिकम्स अ लायबिलिटी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन ऑफ कोर्स बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, दैट इज एन एसेट. एसेट इन द सेंस कि हमने इन्वेस्टमेंट की, मेच्योरिटी के ऊपर वी आर गोइंग टू रिसीव दैट अमाउंट. ड्यूरिंग द मेच्योरिटी पीरियड विल कीप ऑन रिसीविंग द इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. अब सिक्योरिटीज के भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्में हैं. We can talk about the short-term securities. We can talk about the long-term securities. We can talk about the government securities, and we can also talk about the corporate securities. Short-term में corporations जो है वो commercial papers issue करती हैं, और government जो है वो T-bills issue करते हैं. Long-term में corporations जो है they issue the corporate bonds, and the government जो है वो treasury bonds issue करती हैं. Whether we are talking about the short term or long term, government or the corporate securities, they all are categorized under the head investment in the securities, which becomes an asset from a bank's point of view. Securities के अंदर हम equity securities एक capital की बात भी कर सकते हैं. इन सारों को जब हम बैंक की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं तो बेसिकली वी रिकॉर्ड द सिक्योरिटी एज एन एसेट फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू. जबकि जो इश्यूअर है सिक्योरिटीज का, रादर द गवर्नमेंट और द कॉर्पोरेशंस, वो अपने अकाउंट्स में इनको लायबिलिटीज की शक्ल में शो करेंगे. एंड फाइनली वी टॉक अबाउट द लोन्स कि हमारे बैंक्स जो हैं दे एक्सटेंड वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स. लोन्स के अंदर हमारे पास कमर्शियल लोन्स हैं गिवन टू द बिजनेसेस, कंज्यूमर लोन्स हैं गिवन टू द इंडिविजुअल्स, मॉर्टगेज लोन्स हैं लॉन्ग टर्म इंडिविजुअल लोन्स, एंड इवन रियल एस्टेट लोन्स भी मौजूद हैं. लेकिन ऑल ऑफ दीज लोन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसेस एंड द इंडिविजुअल्स एंड द कंज्यूमर्स, दे आर द लायबिलिटी. लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे लोन्स जो हैं दे बेसिकली बिकम द एसेट्स. तो ये तो थी हमारी कंपोजिशन ऑफ द एसेट साइड ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक. तो आज हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे एंड विल फोकस ऑन द लायबिलिटी साइड. अब लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्या क्या है. जब हमने एसेट साइड की बात की थी तो हमने ये कहा था कि हमारे एसेट्स जो हैं दे आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि जिनकी मदद से बैंक जो है अपने फंड्स को जनरेट करता है. दे रिप्रेजेंट द नेट वर्थ, टोटल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक. लेकिन जब हम लायबिलिटी साइड पे जाते हैं तो व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट. हमारी जो लायबिलिटी साइड है दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द लायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक्स.
और उनमें जो मेजर कंपोनेंट आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने देखी थी बैंक की बैलेंस शीट, अ टिपिकल पाकिस्तानी बैंक, एंड देन इन कंपैरिजन टू दैट वी आल्सो लुक्ड एट द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फॉर द यूएस बैंकिंग इंडस्ट्री। दोनों ही में हमने दो चीजें बड़ी ही कॉमन देखी थी। वो ये था कि मेजर पोर्शन ऑफ द एसेट जो था दैट कंसिस्टेड ऑफ द लोन, और मेजर पोर्शन ऑफ द लायबिलिटी जो है दैट कंसिस्टेड ऑफ द डिपॉजिट्स। इसलिए जब हम बात करते हैं बैंक की लायबिलिटीज की, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ फंड्स। अब इसमें जब हमें लायबिलिटी साइड को एनालाइज करना है तो वी आर गोइंग टू लुक एट इट फ्रॉम दीज एंगल्स कि डिपॉजिट्स के अंदर विल टॉक अबाउट द चेकेबल डिपॉजिट एंड द नॉन ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स, एंड आफ्टर द डिपॉजिट विल टॉक अबाउट द बोरोइंग्स, एंड बोरोइंग के अंदर डिस्काउंट लोन्स है एंड द फेडरल फंड्स मार्केट है। अब चेकेबल डिपॉजिट से अगर हम शुरू करते हैं, यानी कि जब हम बात करना चाह रहे हैं बैंक की लायबिलिटी की, तो मेजर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं लायबिलिटीज के। एक है हमारे पास जो कि बैंक की लायबिलिटी है डिपॉजिट्स की शक्ल में, दूसरी जो है वो बैंक की लायबिलिटी है बैंक की अपनी बोरोइंग। डिपॉजिट के अंदर हम बात करते हैं चेकेबल डिपॉजिट एंड द अदर इज नॉन ट्रांजैक्शन डिपॉजिट, जिसमें हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है या टाइम अकाउंट है। दूसरी तरफ जो दूसरा मेजर है वो बोरोइंग का है। अब बैंक कहां से बोरो करते हैं? देयर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ बोरोइंग। एक सोर्स है, जैसे हमने पहले भी कहा था, कि अगर हमारा बैंक किसी दूसरे बैंक को लोन दे देता है, क्योंकि हमारे बैंक के पास इस वक्त एक्सेस रिजर्व मौजूद है, सो दैट इज द इंटर बैंक बोरोइंग एंड लैंडिंग। तो जो हमारे पास इंटर बैंक बोरोइंग एंड लैंडिंग है, उसको हम कहते हैं दैट टेक्स प्लेस इन द फेडरल फंड मार्केट। और उस बोरोइंग एंड लैंडिंग में जो बैंक बोरो कर रहा होता है उसके लिए वो लायबिलिटी है, और जो बैंक लैंड आउट कर रहा होता है उसके लिए वो एसेट है। एक दूसरा सोर्स भी है बैंक की बोरोइंग का, एंड दैट इज बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो इनको हम आगे जाके मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स गो बैक टू द डिपॉजिट्स अगेन। तब डिपॉजिट्स में हमारे पास जो सबसे पहले कैटेगरी है डिपॉजिट की, दैट इज चेकेबल डिपॉजिट्स। ऐसे डिपॉजिट्स जिनके अगेंस्ट हम चेक जो है वो लिख सकते हैं। अब उसमें भी हमारे पास फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब करंट अकाउंट के अगेंस्ट हमें एक फैसिलिटी है कि चेक राइटिंग जो है वो काफी ज्यादा अवेलेबल है। यू कैन राइट मोर चेक अगेंस्ट योर करंट अकाउंट इन कंपैरिजन टू द चेक्स अगेंस्ट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन दोनों ही चेकेबल डिपॉजिट्स हैं और इनमें ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली हो सकती हैं। बट द डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कि हमारे पास करंट अकाउंट में जो इंटरेस्ट पेमेंट है बाय द बैंक दैट इज वेरी वेरी लो इन कंपैरिजन टू द करंट अकाउंट। हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हमारे पास चेक विड्रॉल की फैसिलिटी भी है, लेकिन उसके ऊपर जो प्रॉफिट रेशियो है दैट इज नॉर्मली हायर देन द करंट अकाउंट। इनके बाद हमारे पास ऐसे भी अकाउंट्स आते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन ट्रांजैक्शन अकाउंट्स। तो नॉन ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स में वी टॉक अबाउट द सेविंग्स एंड द टाइम डिपॉजिट्स, एंड नियरली 2/3 of all commercial banks liabilities they consist of these two accounts, savings and the time deposits. अब इसमें क्या होता है कि सेविंग्स के भी हमारे पास टाइम होराइजन्स है, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि यू शुड बी एबल टू अर्न सर्टेन इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग। तो मेजर फोकस जो है हमारा रिटर्न ऑन सेविंग पे होता है। तो इसी सिलसिले में हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है उनकी भी टाइम ड्यूरेशन है, 3 months, 6 months, मैक्सिमम
1 year, or maybe in certain time frames can be more than 1 year. तो इन सारों में whether we are talking about the certificate of deposit 1 year or more, or whether we are talking about the time deposit, हमारा objective is to earn interest. अब उस interest earning में हम क्या करना चाहते हैं कि we do not focus more on the withdrawals. तो liquidity वाले aspect जो है वो कम है. We sacrifice the liquidity for the higher return. अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है हमारा, अगर सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 year or more, that resembles to a bond having a maturity of 2-3 years, और a longer term bond जिसकी 10 साल की मैच्योरिटी है, लेकिन अब उसकी टाइम टू मैच्योरिटी 2-3 साल रह गया है. सो द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, they start resembling to the purchase of a bond. अब इसके साथ जब हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो सीडीज हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दे कैन वेरी इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू, और जो लार्ज अमाउंट वाली हैं दे कैन बी इवन ट्रेडेड इन द मनी मार्केट, जस्ट लाइक बॉन्ड्स. हमारे जो बॉन्ड्स हैं जो ऑलरेडी इशूड हैं और जिनकी सर्टेन टाइम्स टू मैच्योरिटी इज स्टिल लेफ्ट, दे कैन बी ट्रेडेड इन द मनी मार्केट. सिमिलरली हमारे लॉन्गर टर्म मैच्योरिटी वाले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हैविंग लॉन्गर मैच्योरिटी, दे कैन बी ट्रेडेड इन द मनी मार्केट जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म बॉन्ड. उसके बाद हम बात करते हैं बोरोइंग्स की. अब बोरोइंग में हमने ये कहा था कि देयर आर 2 मेजर सोर्सेस. एक है the commercial banks, they can borrow from the central bank. अब commercial banks जो है normally किस तरह borrow करते हैं from the central bank. आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि as per the banking regulations, हमारे commercial banks जो हैं they are required to invest a certain portion of the deposit in the form of the government securities. और the government securities जो है they are the most liquid asset. अभी जो हमारे पास most liquid assets हैं उनको हम यूज करके we can borrow from the central bank. अब वो borrowing किस तरह होगी? It's kind of discounting those securities, क्योंकि securities तो already exist करती हैं. तो हम वो securities जो हैं we are going to hand them over to the central bank. Our central bank, in other words, against those security is going to issue us a certain amount of money. लेकिन जो central bank हमें से मुराद है the commercial bank, कुछ जो amount देगा, that amount is going to be less than the face value of the securities. इसलिए हम इसको डिस्काउंट लोन भी कहते हैं, और हम ये भी कहते हैं in one perspective कि the central bank जो है वो डिस्काउंट करता है the securities held by the commercial bank in order to facilitate the liquidity requirement of the commercial banks. कि अगर किसी डिपॉजिटर का डिमांड आ जाता है और बैंक की लिक्विडिटी कम है, लेकिन बैंक के पास एसेट साइड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मौजूद है, उन सिक्योरिटीज को एज ए कोलैटरल यूज करके विद सेंट्रल बैंक हमारा कमर्शियल बैंक जो है वो एक लोन लेता है, और इस लोन को हम कहते हैं डिस्काउंटेड लोन. और वो जो रेट डिस्काउंट रेट होता है वो दैट बेसिकली इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स. सो ये बैंक जो जब सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं तो दैट इज नोन एज द डिस्काउंट लोन. उसके बाद हमारे पास एक और सोर्स ऑफ बोरोइंग है फॉर द कमर्शियल बैंक्स, उसको हम कहते हैं इंटर बैंक बोरोइंग. एक बैंक जिसके पास एक्सेस रिजर्व्स हैं कैन लेंड द एक्सेस फंड्स टू अ बैंक जिसके पास डेफिसिट है लिक्विडिटी, यानी लो है लिक्विडिटी. और ये बोरोइंग जो है एंड लेंडिंग एंड बोरोइंग दैट इज टेकिंग प्लेस
in the federal funds market, क्योंकि interbank borrowing and lending जो है that takes place in the federal funds market, और वो जो रेट है जो चार्ज करता है one bank from the other bank, that is known as the federal funds rate. अब इसके बाद हमारे पास जो बैंक्स हैं they can also borrow on the basis of a very short time horizon, और उसको जो है शॉर्ट borrowing को, शॉर्ट टर्म borrowing को हम कहते हैं रेपोस, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स. अब ये रीपर्चेज एग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि एक बैंक के पास सिक्योरिटीज मौजूद हैं बट द बैंक हैज डेफिसिट इन द लिक्विडिटी. तो बैंक क्या करेगा, विल सेल दी सिक्योरिटीज टू द अदर बैंक जिसके पास एडिशनल रिजर्व जो है वो मौजूद है, एक्सेस फंड्स हैं, विद द प्रॉमिस कि आफ्टर अ प्री स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ओरिजिनल बैंक जिसने लोन लिया है सेकंड बैंक से वो वापस ले लेगा, रीपरचेज करेगा इस सिक्योरिटी की फ्रॉम द अदर बैंक, इसलिए हम इसको कहते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट. इसको मजीद डिटेल में देखने के लिए let's take a very simple example. Now on this slide here we have taken the example of an overnight repurchase agreement. Now this repurchase agreement is between a bank, this bank here, and a pension fund. So what is the basic scenario here? The scenario is कि we are talking about a bank जिसके पास asset side पे loans मौजूद हैं. Loans are going to mature after one day. लेकिन उससे पहले जो है लायबिलिटी साइड पे एक डिपॉजिट है जो कि विड्रॉल के लिए आ गया. अब बैंक के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं है, बट द बैंक इज एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर 24 आवर्स मींस नेक्स्ट डे वो लोन मैच्योर हो जाएगा, उसकी रिपेमेंट हो जाएगी. तो फिल द गैप ये जो बैंक है इज लुकिंग टू अ पेंशन फंड. अ पेंशन फंड के पास सरप्लस फंड्स मौजूद हैं. इस बैंक के पास जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं दे आर गोइंग टू द पेंशन फंड एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस विद द एग्रीमेंट कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विच इज इन दिस केस ओवरनाइट, द नेक्स्ट डे हमारा बैंक उसको रीपरचेज कर लेगा. सो हाउ वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट दीज ट्रांजेक्शंस हियर. डे वन पे बैंक सेल्स द ट्रेजरी बिल्स टू पेंशन फंड इन एक्सचेंज फॉर कैश in order to fill the gap, to make the payment for the withdrawal of the deposit. The bank is basically going to hand over the treasury bill to the pension funds. In return for that, on day one, pension fund जो है will give the cash to the bank, and the bank will meet its requirement of the depositor's withdrawal. Since the repurchase agreement is for one day, so the next day, which is day two, bank is going to repurchase the treasury bill from the pension fund in exchange for cash plus certain interest. तो डे टू पे क्या होगा कि हमारा पेंशन फंड इज गोइंग टू हैंड ओवर द ट्रेजरी बिल टू द बैंक, और द बैंक हैज रीपरचेज्ड द ट्रेजरी बिल, बट द बैंक इज गोइंग टू मेक अ कैश पेमेंट which it receives from the pension fund on the previous day plus the interest payment to the pension fund. So this basically elaborates the mechanism of using the overnight repurchase agreement to finance the requirement of a particular bank, a commercial institutions. तो अब हम जब borrowing की बात कर रहे हैं तो basically we are talking about 2-3 different scenarios. एक सिनेरियो है जिसमें हमारा बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से डिस्काउंट रेट पे बोरो करता है. दूसरा है हमारा एक और सिनेरियो जिसमें हमारे पास कमर्शियल बैंक बोरोज from another commercial bank, and that borrowing basically takes place in the interbank market, जिसको हम कहते हैं फेडरल फंड मार्केट. एंड थर्डली हमने ये कहा कि रीपरचेज एग्रीमेंट जो है उनके थ्रू भी बैंक जो है वो बोरोइंग कर सकता है. Now we need to look at the identity for a commercial bank. कि हमारे total assets are equal to the total liabilities plus the capital. So far we have discussed our assets
and the liability sides. So now we need to move at the third component, which is the capital side of the bank. So we need to talk about the bank capital and the profitability. अब जब liabilities को देखते हैं, so that basically is the contribution from the depositor most of the time. Liabilities का major proportion जो है, that consists of the deposits. And then we talk about the borrowings as well. So what is the basic source of the capital for the bank? If we take the total assets and we subtract the liabilities, we end up with the capital. Now this capital represents the contribution of the owners. लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि when we compare the balance sheet of a bank with that of a manufacturing concern, तो जो हमारा capital account है for a commercial bank normally is smaller in comparison to a manufacturing concern. क्योंकि बैंक की जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, that is facilitation, intermediation between the borrowers and the lenders. So the major activity is liabilities in the form of the deposits and the assets in the form of the loans. But of course there is certain element of capital. अब element of capital is there to fall back on in times of emergencies. यानी कि जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो नेट वर्थ ऑफ द बैंक इज कॉल्ड द बैंक कैपिटल एंड दैट इज द ओनर्स स्टेक इन द बैंक. नाउ दिस कैपिटल इज अ क्वेश्चन दैट बैंक्स हैव अगेंस्ट अ सडन ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स और एन इमरजेंसी विथड्रॉल्स. दोनों ही सूरतों में हमारा कैपिटल जो है दैट प्रोवाइड्स अ क्वेश्चन टू एनी कमर्शियल बैंक. नंबर वन, जब उनकी वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्रॉप कर जाए, या नंबर टू, जब भी एक अनप्लान्ड अनस्केड्यूल्ड विथड्रॉल जो है उसकी डिमांड आ जाए. एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द कैपिटल इज द रिजर्व विच इज फॉर द लोन लॉस. उसका हम कहते हैं लोन लॉस रिजर्व. कि जब बैंक जो है एक लोन देता है, there is a possibility of default on the loan. तो जब लोन वापस नहीं आता, डिफॉल्ट हो जाता है, तो from where the fund should come to meet the demands of the depositors. तो उसके लिए हमने जो है वो एक अकाउंट रखा हुआ है रिजर्व का, जिसको हम कहते हैं लोन लॉस. अब उसमें क्या होता है कि as and when some borrower defaults on making the payment for the loan, तो क्या होता है, the bank tries for the collection. लेकिन if everything fails after a certain period of time, तो ये जो रिजर्व अकाउंट रखा हुआ है उससे बैंक जो है एडजस्ट करेगा इस लॉस को और इस लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है. अब जब हम ओनर्स कैपिटल की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू टॉक अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी. टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एनी सर्विस सेक्टर फर्म एंड फॉर दैट मैटर कमर्शियल बैंक्स, इनकी भी कैपिटल के ऊपर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसर्न. उसके लिए जो नॉर्मली हम दो मेजर यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी. एक है हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स और दूसरी है हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी. अब रिटर्न ऑन एसेट बेसिकली मेजर्स the efficient utilization of the resources or the assets which are owned by a particular firm. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है as we have reflected on this slide. The return on assets ROA is equal to net profit after taxes divided by the total bank asset. Now अब इसमें just like any other business entity we are looking at the net income after taxes, which means after all the expenses, obligations, payments have been made, the net figure, the bottom line on the income statement. We take that as a ratio to the total assets. And we are trying to see
कि पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन आवर टोटल एसेट इज जनरेटिंग हाउ मच प्रॉफिट और द नेट इनकम। तो अब इस नेट इनकम के लिए जब हम रिटर्न ऑन एसेट की बात करते हैं तो दैट रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट्स। इफ वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर बैंक जिसके पास मुख्तलिफ लाइन्स ऑफ बिजनेसेस हैं, एंड इफ द बैंक इज इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट फॉर ऑल ऑफ दीज लाइन्स ऑफ बिजनेस सेपरेटली, तो क्या होगा कि सेपरेट लाइन्स के लिए हम इंडिविजुअली भी रिटर्न ऑन एसेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द सेम बैंक। और वंस वी कैलकुलेट दैट वी कैन इवैल्यूएट कि कौन सा लाइन ऑफ बिजनेस इज परफॉर्मिंग बेटर देन द अदर्स एंड वेयर देयर इज अ नीड फॉर द इम्प्रूवमेंट, एंड देन वी कैन डिवाइस स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग द रिटर्न ऑन एसेट्स। अब देयर इज अ सेकंड कैटेगरी of the ratio for the calculation of the profitability, and that relates to the owner's equity, और उसको हम कहते हैं return on equity or ROE. So the bank's return to its owners is measured by the return on equity, and we say ROE is equal to net profit after taxes divided by the bank capital. अब बैंक कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट किया कि we take the total assets minus the total liabilities. So the balance is the bank's capital. So here we are trying to look at the return which is being paid to the or being earned on the capital contributed by the owners, return on equity. अब किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए we said there are two major source of funds. एक है क्रेडिट और दूसरा है हमारे पास ओनर की कंट्रीब्यूशन। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने बात की थी जब रिस्क की बात कर रहे थे, तो वी टॉक्ड अबाउट द लेवरेज। अब लेवरेज में जब हम फाइनेंशियल लेवरेज की बात करते हैं तो वी से कि जितना ज्यादा हम बोरोइंग करते हैं रिस्क तो बढ़ता है, फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ रिटर्न भी बढ़ता चला जाता है। जो हम ओनर के कैपिटल से फंड करते हैं अपने एसेट्स को ज्यादा से ज्यादा, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ रिटर्न भी मिनिमाइज हो जाता है। तो हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स दे आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि इक्विटी में हम बात कर रहे हैं सिर्फ फाइनेंसिंग थ्रू द कैपिटल, लेकिन दोनों में ही एक चीज हमारे पास कॉमन है, दैट इज टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स को या हम फाइनेंस करेंगे विद द लोन और द लायबिलिटीज, या हम उसको फाइनेंस करेंगे विद द ओनर्स कैपिटल। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड द रिटर्न ऑन एसेट? सो दैट रिलेशनशिप इज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज, एंड दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड कि रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाय द बैंक एसेट्स टू द बैंक कैपिटल विच इज द फाइनेंशियल लेवरेज, यानी रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाय द फाइनेंशियल लेवरेज गिव्स अस द रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको अगर हम ज्यादा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो वी प्लग इन द डेफिनेशन फॉर द और द फार्मूला फॉर द रिटर्न ऑन एसेट। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय द टोटल बैंक एसेट्स, and that is multiplied by the financial leverage, which is bank assets divided by bank capital. So if we multiply both of these, we come up with net profit after taxes over the bank capital, which is the return on equity. So the return on equity tends to be higher for the larger banks, suggesting that the economies of scale is basically the main reason. So what we say here is कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू द फाइनेंशियल लेवरेज। इफ वी टेक द रिटर्न ऑन एसेट एंड मल्टीप्लाई इट बाय द फाइनेंशियल लेवरेज, वी कम अप विद द रिटर्न ऑन इक्विटी। फॉर द लार्जर बैंक्स नॉर्मली आवर रिटर्न ऑन इक्विटी इज हायर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर इन अ पोजीशन टू अवेल द इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन देयर ऑपरेशंस। नाउ देयर इज अनदर एलिमेंट, बैंक कैपिटल एंड द प्रॉफिटेबिलिटी,
and that is the net interest income as a measure for the profitability. अब how do we define the net interest income? जैसे कि हम पहले भी बात करते चले आए हैं कि हमारे बैंक के दो मेजर फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड मेकिंग द लोन्स। तो जब बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है टू द डिपॉजिट होल्डर्स, सो दैट बिकम्स द इंटरेस्ट कॉस्ट फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी तरफ जब बैंक लेंड करता है टू द बॉरोवर तो उसके ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, दैट बिकम्स द इंटरेस्ट रेवेन्यू। अब नेट इनकम क्या होती है कि नॉर्मली जो डिपॉजिट रेट्स हैं फॉर एनी कमर्शियल बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे डिपॉजिट रेट्स आर लोअर देन द लेंडिंग रेट्स, सो द स्प्रेड बिटवीन द लेंडिंग रेट and the deposit rate is the net income. So here when we are looking at the profitability, we are focusing on that net income, which is the spread between the lending rate and the borrowing rate. Now it can also be expressed as a percentage of total assets to the yield, and that yield is the net interest margin, which is the difference between the lending and the borrowing rate. It is the bank's interest rate spread. Well-run banks, they come across with the higher net interest income and therefore a higher net interest margin. अब यही net interest margin है that can also be used to look at the performance of the bank in future. कि अगर एक बैंक की net interest margin is improving, that gives us an indication that in future bank का return on equity will also improve. So that can be used as a forecasting device, as something which can suggest about the future direction of the profitability of the bank measured by the return on equity. Now we look at another aspect of the banking sector, and that is the off balance sheet activities. तो अभी तक हमने अपनी डिस्कशन में ये देखा कि बैंक की जो मेजर एक्टिविटीज है उसमें बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है। दूसरी तरफ उन्हीं डिपॉजिट्स को पूल करके बैंक इज मेकिंग लोन और उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम जो है वो जनरेट करता है। एट द सेम टाइम बैंक इज आल्सो एंगेज्ड इन इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटीज एंड आल्सो बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एंड द अदर बैंक्स। लेकिन अब हम बात करना चाह रहे हैं कि देयर आर सर्टेन अदर एक्टिविटीज जिनको हम ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज कह रहे हैं। उनमें एक दो मेजर एक्टिविटीज हैं जिनमें से एक हमारी है कि एक्सटेंडिंग अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू द मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स। लाइन ऑफ क्रेडिट इज कि व्हेनेवर अ बैंक बेसिकली गिव्स एन इंडिकेशन टू अ क्रेडिट वर्दी कस्टमर दे हैव अ लिमिट अप टू व्हिच दे कैन बोरो फ्रॉम द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड व्हेन नीडेड। तो लाइन ऑफ क्रेडिट पे जब एक कमिटमेंट हो जाती है बिटवीन द बैंक्स एंड द कस्टमर कि दिस मच अमाउंट इज अवेलेबल फॉर यूज इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो जो कस्टमर है पेज एन इंटरेस्ट और कमिटमेंट, नॉट बेसिकली द इंटरेस्ट, अ कमिटमेंट टू द बैंक, और वो कमिटमेंट फी जो है दैट इज आल्सो अनदर सोर्स ऑफ इनकम। अब जितनी अमाउंट जो है वो कस्टमर जो बेसिकली इज नॉर्मली हमारे बिजनेसेस होती हैं विड्रॉ करती हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो बैंक चार्ज करता है। लेकिन जो कमिटमेंट फी है जो बैंक चार्ज करता है फॉर एक्सटेंडिंग अ लाइन ऑफ क्रेडिट, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज। इसी तरह बैंक एक और एरिया में भी इनकम जनरेट करता है, और वो एरिया क्या है? That basic area is the letter of credit. Letter of credit normally अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें is being used for the export purposes and import purposes. कि जब हमारा importer for example किसी फॉरेन सेलर से कोई चीज परचेज करता है, the payment is to be made in a foreign currency, number one.
एंड नंबर 2 इज कि अगर पेमेंट जो है कुछ अरसे की बात करनी है तो देन द बैंक नीड्स, ये बैंक कौन सा है हमारा, दिस बैंक इज द सेलर्स बैंक, नीड सम काइंड ऑफ गारंटी बैकिंग कि हमारा जो इंपोर्टर है इन पाकिस्तान विल बी एबल टू मेक द पेमेंट, एंड दैट guarantee and the backing is provided by the commercial banks through a letter of credit, opening up the letter of credit. अब इस लेटर ऑफ क्रेडिट के प्रोसीजर को हम गौर से देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम एक और इश्यू को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट. इस लेटर ऑफ क्रेडिट में वी हैव अ सेलर एंड अ बायर. हमने अज्यूम किया कि बायर इज एन इम्पोर्टर ऑफ कोर्स, और वो इम्पोर्टर जो है वो पाकिस्तान में है और सेलर इज एक्सपोर्टर फ्रॉम सम अदर कंट्री. द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर. अब उसके बाद आप आते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन कि सिंस हमारा जो सेलर है नीड्स द बैकिंग अ गारंटी के पेमेंट विल बी मेड, तो हमारा जो बायर है, जो इम्पोर्टर है, विल गो टू अ बैंक इन पाकिस्तान जो कि हम कहेंगे इंपोर्टर का बैंक है, और उसके साथ एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करेगा इन विच हमारा बैंक जो है इन पाकिस्तान, जिसको हम इंपोर्टर का बैंक कह रहे हैं, टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट इन केस के इंपोर्टर जो है फेल्स टू मेक द पेमेंट. सो स्टेप नंबर 2 में बायर या इंपोर्टर जो है मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक विच इज लोकेटेड इन पाकिस्तान. थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इंपोर्टर का बैंक, पाकिस्तानी बैंक, इज गोइंग टू सेंड टू द एक्सपोर्टर्स बैंक. एक्सपोर्टर के बैंक को हम एडवाइजिंग बैंक भी कहते हैं. उसके बाद वंस द एक्सपोर्टर्स बैंक रिसीव्स द लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट लेटर ऑफ क्रेडिट विल बी डिलीवर्ड टू द एक्सपोर्टर व्हिच इज आल्सो द सेलर. Seller after receiving the letter of credit will deliver the goods to the importer or the buyer. और इसके साथ साथ उनको गुड्स डिलीवर के बाद डॉक्यूमेंट्स फॉर द पेमेंट जो है वो अपने बैंक को दे देगा, और एक्सपोर्टर का बैंक जो है अब उन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेगा इंपोर्टर के बैंक को फॉर द पेमेंट. एंड फाइनली क्या होगी कि इंपोर्टर का बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स एंड द क्लेम फॉर पेमेंट जो है वो इंपोर्टर को दे देगा, और इसके साथ साथ जो पेमेंट है दैट विल बी मेड फ्रॉम द इंपोर्टर्स बैंक टू द एक्सपोर्टर्स बैंक. तो बेसिकली इस सारी ट्रांजैक्शन में हमने क्या देखा कि लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू हमारा पाकिस्तानी बैंक, इंपोर्टर का बैंक, इज बैकिंग द इंपोर्टर कि इन केस ऑफ द नॉन पेमेंट इंपोर्टर्स बैंक इज गोइंग टू मेक द पेमेंट. So that kind of commitment and guarantee जो है बैंक देता है on charging certain fee. So that again is an off balance sheet activity. In certain cases, a standby letter of credit is also issued by the commercial banks. So standby letter of credit is a form of insurance. The bank promises that it will repay the lender should the borrower default. So आजकल ये जो off balance sheet activities हैं they definitely bring risk, और इसको रिस्क को कवर करने के लिए बैंक जो हैं they charge certain fee from the customer. तो ये तो थी हमारी आज की डिस्कशन. I would like to summarize कि आज हमने क्या डिस्कस किया है before I close my today's lecture. तो आज का लेक्चर हमने स्टार्ट किया by discussing the liability side of a commercial bank. लाइबिलिटी साइड में हमने ये कहा कि सबसे बड़ी लाइबिलिटी जो है देयर आर द डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है. एक क्लासिफिकेशन है हमारी नॉन ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स की और दूसरी है हमारी चेकेबल डिपॉजिट्स की. उसके साथ साथ डिपॉजिट के बाद हमने जो एक लाइबिलिटी देखी दैट इज द बोरोइंग बाय द बैंक्स, और वो बोरोइंग जो है कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से भी करते हैं एट अ डिस्काउंट रेट बाय गिविंग द सिक्योरिटीज एज अ कोलैटरल. उसके बाद अनदर सोर्स ऑफ बोरोइंग इज द फेडरल फंड मार्केट, जिसमें इंटरबैंक बोरोइंग एंड लैंडिंग होती है. वन कमर्शियल बैंक बोरोज फ्रॉम अनदर कमर्शियल बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट जिसको हम कहते हैं फेडरल फंड रेट.
एंड फाइनली वी सेड कि हमारे पास रीपर्चेज एग्रीमेंट is also one window through which a commercial bank can borrow for a shorter period of time. अब हमारी ये जो परचेजेस हैं, रीपर्चेजेस, उनको रेपो हम कहते हैं. उनकी मिनिमम ड्यूरेशन इज ओवरनाइट या 24 आवर्स एंड इट कैन गो अप टू 1 वीक. इसमें ये होता है कि हमारी शॉर्ट टर्म जो डिफिशिएंसीज हैं लिक्विडिटी, उन लिक्विडिटी की डिफिशिएंसीज को कवर करने के लिए बैंक जो है एक दूसरे बैंक से या एक दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करता है. और वो बोरो किस तरह करता है? बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज टू द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द प्रॉमिस टू रीपर्चेज देम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो ये हमारी थी मेजर लायबिलिटीज. देन वी टॉक्ड अबाउट द कैपिटल, और कैपिटल में हमने ये कहा कि total assets minus liability is the capital, and then we also talked about the return on capital in the form of ROA, return on assets, and the return on equity. And finally we closed our today's discussion by discussing the off balance sheet activities. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. आज के लिए डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए. अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.